मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक चुनौती और एजेंडा तय कर दिया। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा यदि इतिहास खोल के देखें तो पाएंगे कि कभी भी इस देश में जब से केंद्र में सरकार रही है किसी सरकार ने जातीय जनगणना के बारे में पहल नहीं की। तो पॉलिटिक्स में यदि झांसा देना हो और ठगना हो तो उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जाति की चर्चा तो करेंगे लेकिन तथ्य और स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं रखेंगे। ये राजनीतिक धोखाधड़ी से कम नहीं। जब सबसे बड़ा वर्ग 36%, 1/3 से ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें कोई 115 जातियां हैं, जब जातीय सर्वेक्षण में यह आ गया तो स्वाभाविक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं या जो जातियां हैं इनमें अपने अपने राजनीतिक हक और हकूक़ की बात उठनी पहले से ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई है। गैर भूमिहारवाद का एक धारा चल पड़ी थी मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में चल रही थी। तो उस गैर भूमिहारवाद की धारा का लाभ कैप्टन निषाद को मिला और उसका नुकसान हरेंद्र जी को उठाना पड़ा। कि समाजवाद का सिर्फ खोखला नारा ही रहेगा। समाजवाद के लिफाफे में सामंतवाद, पूंजीवाद और गंदा जातिवाद ये चलता रहेगा। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हमारे स्टूडियो में जाने माने डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर निशिंद्र किंजल जी उपस्थित हैं। डॉक्टर के साथ साथ ये राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं, जदयू में प्रदेश महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं, उत्तर बिहार जन जागरण मंच के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, 2 बार बाल संरक्षण इकाई के सदस्य रहे हैं और कई लगातार समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। मुजफ्फरपुर एम्स की मांग, पताही हवाई अड्डा की मांग जैसे कई मांगों को लेकर ही बराबर सरकार को पत्र लिखना, समाज के और भी जो भी काम है समाज सेवा से जुड़े हुए उसके लिए लगातार तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और इन मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर निशिंद्र किंजल साहब को फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रविंद्र जी। डॉक्टर साहब, आज चुनाव के समय में जातीय जनगणना सर्वेक्षण को अचानक जारी कर देना क्या मायने रखता है? देखिए, जातीय सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जारी किया है, यह एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक मास्टर स्ट्रोक है। हमने कहा था कि 1995 में जब लालू प्रसाद जी को बहुत ज़बरदस्त बहुमत मिला था बिहार सरकार बनाने के लिए, तो लालू जी ने कहा था कि बैलेट बक्स से जिन्न निकला है। वो जिन्न इतने सालों तक फिर से गायब था। अभी जब बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जैसे ही जातीय सर्वेक्षण के परिणाम को सामने रखा, आप मान के चलें कि वो जिन्न फिर से बोतल से निकल के बाहर चलाया। कहने का मतलब यह एक जिन्न एक तरह की चुनौती है, यह एक दुधारी तलवार है। जातीय सर्वेक्षण को बाहर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने या जो अभी महागठबंधन की सरकार है एक तरह से एक बहुत बड़ा मसला खोल दिया है और पूरे देश की राजनीति के लिए एजेंडा सेट किया है कि भाई हमने ये रख दिया, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो जातीय सर्वेक्षण को चुनाव के पहले जारी करके निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक चुनौती और एजेंडा तय कर दिया। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी बताते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने पूछा है रविंद्र जी। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराएंगे। उनका ये सुझाव या घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ डालना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जब जातीय गणना की बात उठती है तो सबसे पहले
1972 में लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने सबसे पहली बार देश में जातीय गणना कराई 1872 में। और 1872 के बाद फिर 1881 में लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने देश में जातीय गणना करवाई 1881 में। और तब से हर 10 साल पर जनगणना होती थी। अंग्रेजी शासनकाल की मैं बात कर रहा हूँ। आप कई बार देखेंगे 1891, 2001, 2011, 2021, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941। देश की आज़ादी के पहले हर 10 वर्ष पर जनगणना होती थी। और अधिकतर इसे 8 नंबर के कॉलम में देखिएगा तो पाइएगा कि जातीय कॉलम रहता था और जाति के बारे में चर्चा होती थी। तो ये कब की बात है? जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद पहली जनगणना होनी थी 1951 में। उसमें से जातीय गणना का कॉलम हटा दिया गया आज़ादी के बाद। उसके बाद सरकार पर जब दबाव पड़ा तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1953 में पहला जातियों के सर्वेक्षण के लिए एक आयोग बनाया, जिसको आप सभी लोग जानते हैं काका कालेलकर आयोग के रूप में। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई और प्रधानमंत्री जी को दी गई। उसमें था कि 61 की जनगणना में 1961 की जनगणना में जातीय गणना किया जाना चाहिए और उसमें कैसे कैसे आरक्षण हो पिछड़े वर्गों के लिए, वो भी प्रावधान काका कालेलकर के इस रिपोर्ट में था। उसमें यहाँ तक लिखा गया था कि देश में जितनी भी महिलाएं हैं उस सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग में रखा जाना चाहिए। ये काका कालेलकर की रिपोर्ट 1955 की रिपोर्ट में है। भारत की सरकार ने, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को सीधे सिरे से खारिज कर दिया और ये चला गया डस्टबिन में। तब से लेकर फिर कभी जातीय जनगणना देश में नहीं हुई। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, आज कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा यदि इतिहास खोल के देखें तो पाएंगे कि कभी भी इस देश में, जब से केंद्र में सरकार रही है, किसी सरकार ने जातीय जनगणना के बारे में पहल नहीं की। सबसे अधिक दिन तो कांग्रेस की ही सरकार रही है, ये आप समझ सकते हैं। पहली बार फिर जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, तब बीपी मंडल के माध्यम से फिर पिछड़ा वर्ग के आयोग एक तरह से बना और उसके सिफारिशों को लागू किया गया। एक चीज़ और हुआ था, 2011 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय में एक सर्वेक्षण हुआ था सेंसस के अलावे, उसमें जातीय सर्वेक्षण किया गया था। उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए, आपको शायद याद हो, स्टालिन, अंबुमनी रामदास, फिर नीतीश कुमार जी, लालू जी, ये सब लोगों ने दबाव बनाया सरकार पर कि इस रिपोर्ट को जारी करिए। लेकिन उसमें जो धार्मिक आधार पर जो रिपोर्ट था उसको जारी किया गया, ये 2015 में हुआ। लेकिन जातीय जो आधार था उसको नहीं जारी किया गया। चिदम्बरम साहब का कहना था कि इसको नहीं जारी करना चाहिए, सुषमा स्वराज कहते थे कि नहीं, इसको जारी करिए। अच्छा। तो जातीय जनगणना एक तरह से, जाति की चर्चा सब करते हैं लेकिन इसको कोई छूना नहीं चाहता। इसको लोग जैसे बोलते हैं ना कि सांप को देख के आदमी भागता है, तो पॉलिटिक्स में यदि झांसा देना हो और ठगना हो तो उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जाति की चर्चा तो करेंगे लेकिन तथ्य और स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं रखेंगे। ये राजनीतिक धोखाधड़ी से कम नहीं है। इस जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई है उसमें सबसे अधिक अति पिछड़ों की संख्या 36% है। आज तक किसी भी दल ने पिछड़ों का उस तरह से नेतृत्व नहीं दिया है, तो क्या इससे लालू और नीतीश जी को परेशानी नहीं होगी? हाँ, ये बात आप जी देखेंगे, मैंने शुरू में कहा कि जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट को सामने रखकर एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार की है नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि जैसे ही आप इसके रिपोर्ट को सामने डालते हैं और साथ में लालू जी ने कहा कि जिसकी जितनी
जनसंख्या है उसके हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो स्वाभाविक तौर पर जब सबसे बड़ा वर्ग 36%, 1/3 से ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें कोई 115 जातियां हैं, जब जातीय सर्वेक्षण में यह आ गया तो स्वाभाविक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं या जो जातियां हैं, इनमें अपने अपने राजनीतिक हक और हकूक़ की बात उठनी पहले से ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई है। और ये एक चुनौती है सभी दलों के लिए, न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के लिए बल्कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और वैसी पार्टियों के लिए भी जो एक एक व्यक्ति या एक एक जाति की पार्टियां हैं, सबों के लिए चुनौती है कि इस जातीय सर्वेक्षण के आधार में आप किस प्रकार की राजनीति करेंगे। एक तरह से एक अलग बात है जी, एक तरह से मुजफ्फरपुर लोकसभा से 1996 से कैप्टन जयनारायण निषाद, फिर उनके पुत्र अजय निषाद जीते आ रहे हैं। बीच में 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस जीते, जो यहाँ उनकी कोई जातीय आधार नहीं है। लेकिन अब एक तरह से यह माना जा रहा है, या इसको मान सकते हैं क्या, या इसको अति पिछड़े जाति का सीट तो नहीं मान लिया गया है? हंसी आती है कहने में कि अति पिछड़े वर्ग का सीट जैसा तो कुछ हम न कभी माने और न कभी इसको इस तरह से देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर समाजवाद का गढ़ रहा है। हाँ, ये बात है कि सामंतवाद और समाजवाद का संघर्ष यहाँ होता रहा है। और यहाँ आपने जॉर्ज साहब की बात की है रविंद्र जी, 1977 में जब हम लोग लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग कहते थे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो उस समय जॉर्ज साहब जेल में थे, बिहार की किसी जाति से नहीं थे। वो समुदाय के आधार पे वोट मिला होता तो जमानत भी उनकी नहीं बचती। और उस समय उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश्वर बाबू को 3.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। जॉर्ज साहब की हम लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी, उनका एक फ़ोटो घूमता था, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगी हुई। तो ये तो हुआ, आप कह सकते हैं कि 1977 में जनता पार्टी का एक लहर था। लेकिन सिर्फ लहर की बात नहीं है। 1977 के बाद 1980 में जब दोबारा जॉर्ज साहब चुनाव लड़ने आए, उस समय जॉर्ज साहब के सामने लंगट सिंह के परिवार से उनके पोते दिग्विजय नारायण सिंह जी, जो कि वेटरन एमपी थे, उनको जॉर्ज साहब ने चक्र हलधर छाप से दिग्विजय बाबू खड़े थे और जॉर्ज साहब बैल की जोड़ी से खड़े थे, हलधर किसान से खड़े थे, वो बैल की जोड़ी वाले। और वो जॉर्ज साहब ने दिग्विजय बाबू को हराया था 1980 में। मैं उनका पोलिंग एजेंट होता था। तो जॉर्ज साहब दिग्विजय बाबू को हरा पाए, जो कि ब्रह्मर्षि समाज से आते थे, बड़े दिग्गज माने जाते, बिल्कुल माने जाते थे, बिल्कुल। और 1989 में जॉर्ज साहब ने ललितेश्वर शाही जी को यहाँ से हराया, कांग्रेस के उम्मीदवार को। और 1991 में मुजफ्फरपुर के, जिनको हम लोग सब लोग यहाँ नगर पिता के रूप में जानते थे, प्रसिद्ध थे, रघुनाथ पांडे जी को हराया जॉर्ज साहब ने 1991 में। और तो और 2004 में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता लालू प्रसाद जी थे, उनकी पार्टी से प्रोफेसर भगवान लाल सहनी को टिकट था, यहाँ मलाह जाति से थे। और फिर जॉर्ज साहब ने यहाँ से नीतीश कुमार जी के पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े 2004 में, और राष्ट्रीय जनता दल के भगवान लाल सहनी जी को जॉर्ज साहब ने हराने का काम किया 2004 में। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आप समझें कि मुजफ्फरपुर का मिजाज जाति का मिजाज नहीं है, ये समाजवाद का मिजाज है। हाँ, कभी लगता है कि चलिए अब टिकट ही उस प्रकार से नहीं है तो 2 में से 1 को चुनना है, 3 में से 1 को चुनना है, तो इसका लाभ उठा करके तो कहीं कोई भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन जॉर्ज साहब का यहाँ से 5 बार जीतना ये दिखलाता है कि मुजफ्फरपुर का मिजाज जाति वाला मिजाज नहीं है। दूसरी बात आपने कही कैप्टन निषाद जी के लिए, तो निषाद साहब 1996 में जीते थे पहली बार, लालू जी की पार्टी से थे, चक्र छाप से थे, और डॉक्टर हरिंदर कुमार जी समता पार्टी से थे। उस समय समता पार्टी बहुत इस्टेब्लिश्ड नहीं थी 1996 में, और निषाद जी यहाँ से खड़े थे लालू जी की पार्टी से।
लालू जी की पार्टी का जनता दल का एक तरह से बोलबाला था और गैर भूमिहारवाद का एक धारा चल पड़ी थी मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में चल रही थी। तो उस गैर भूमिहारवाद की धारा का लाभ कैप्टन निषाद को मिला और उसका नुकसान हरेंद्र जी को उठाना पड़ा। और यही 1998 में भी हुआ। 98 में पुनः हरेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े और पुनः ये कैप्टन निषाद यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन उस समय पार्टी बदल गई थी। लालू जी की पार्टी अब चक्र छाप नहीं होकर लालटेन छाप थी। तो राष्ट्रीय जनता दल से निषाद साहब लड़े और हरेंद्र जी से लड़ाई हुई, बहुत थोड़े से मार्जिन से निषाद साहब की विजय हुई। लेकिन उस समय तक एंटी भूमिहार का सेंटीमेंट मुजफ्फरपुर में काम कर रहा था और लालू जी का उस समय एक जवाल भी था। तो दोनों को मिलाकर निषाद साहब 98 में जीते। एक जाति और समाजवाद का जो द्वंद्व है, ये कहाँ पर जाके खत्म होगा? देखिए, जाति और समाजवाद की जो धारा जो चली थी, समाजवाद का जो नारा ही दिया था कायदे से हिंदुस्तान में देखें तो समाजवाद के सबसे हाल फिलहाल में सबसे पहले नेता महात्मा गांधी कहे जाते। समाजवाद का क्या अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को उचित अवसर मिले, उचित प्रतिनिधित्व मिले। और महात्मा गांधी जी के बाद में लोहिया जी हुए, फिर पूरे देश में देखें तो पेरियार हुए, फुले हुए, अंबेडकर हुए, यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी हुए, सब लोग हुए। तो समाजवाद और जातिवाद के नाम पर जातियों को जब तक दबा के रखा जाएगा तब तक ये समाजवाद का सिर्फ खोखला नारा ही रहेगा। समाजवाद के लिफाफे में सामंतवाद, पूंजीवाद और गंदा जातिवाद ये चलता रहेगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जातीयता खराब चीज़ है। हम भी मानते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन सपोज करिए कि बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको दाबकर उसको आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, उनको रोज़गार के अवसर नहीं दे रहे, उनको आप स्वास्थ्य के लिए सुविधा नहीं दे रहे, उनको छोटे छोटे न्यायिक मामलों में उलझे हुए हैं। और छोटी जातियां जो बिल्कुल पिछड़ती जा रही हैं या कमज़ोर वर्ग पिछड़ते चले जाएंगे तो समाज कैसे मजबूत होगा? समाज के यदि 4 पिलर हैं तो एक पिलर मजबूत है, 2 पिलर मजबूत है और 2 पिलर कमज़ोर रहेंगे तो वो छत कभी मजबूत होगा ही नहीं। तो जो मजबूत पाए हैं इनको आगे आना चाहिए और समाज के जो भी कमज़ोर पाए हैं उनको मजबूत करने के लिए उसमें हाथ बटाना चाहिए। इसको नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि जो लोग भी ये कहते हैं कि जातीयता या जाति का सर्वेक्षण करके सामने आना बुरा है, मुझे तो नहीं लगता किसी पार्टी ने कहा कि ये बुरा है। एक तो डर है, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन सच्चाई भी है कि जातीय आधार पर जो लोग जातियां या समाज में जो भी वर्ग पिछड़ गए हैं उनके सशक्तिकरण तो बहुत ज़रूरी, उसके बिना समाजवाद नहीं हो सकता। अब समाजवाद ये तो नहीं हो सकता कि कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी लोग को देखिए, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी है, ब्रेसलेट है और बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो और इनोवा में चल रहे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर के वंशज नहीं हो सकते। तो समाजवाद का मतलब ये नहीं है। हमको याद आता है लोहिया जी कहते थे कि जब समाजवाद को जब सत्ता मिलेगी हिंदुस्तान में तो ये जो बढ़ी हुई जातियां हैं पिछड़ों में, ये सब सवर्णों को गाली देंगी, सवर्णों को गरियाएंगे और मन में पाल के रखेंगे कि वैसे ही करना है। ये जब सत्ता में आएंगे तो बद्धी बांधेंगे, लखौरी पूजा करेंगे और वैसे ही चाहेंगे दिखाना कि हम भी अब सामंती हो गए। और हम उदाहरण नहीं देना चाहते, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपको चारों तरफ दिखेगा। तो कायदे से पूछिए तो समाजवाद अभी ज़मीन पर उतरा नहीं है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि जातीय सर्वेक्षण, जो चीज़ दूध का दूध पानी का पानी सामने होना चाहिए। तो आपने सुना कि जाने माने चिकित्सक डॉक्टर निशिंद किंजल ने जातीय जनगणना को लेकर क्या कहा। आप ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।